कि ब्राह्मण धर्म एक तरह से हमेशा डिफेंसिव ही रहा है, समायोजन करता गया है। बस एक शर्त बनी, हरमुज की खाड़ी हमको दे दो टाइप का। जी जी, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उतना हमको दे दो, हम आपके देवता को भी मान लेंगे, हम आपके आचार विचार को भी मान लेंगे, ज्यादा बहस इस पर नहीं करेंगे। ये है खास तत्व, ये है। हाँ, तो कृषि और गाय मिलती जाए। हाँ, और बाकी तो ठीक है, बस लेकिन वो कैसे हुआ, वो बड़ा वो चीज बड़ी रोचक है। इसको हम लोग अगले उसमें अंक में लेंगे कि हमने आज बौद्ध धर्म के बारे में बात की कि वो चलता रहा और वज्रयान की प्रवृत्ति, सहजयान की प्रवृत्ति वो कैसे आई, उनको वो आखिर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म तो चलता रहा, प्रभावी रहा, और वहीं से उसका काउंटर डेवलप होना शुरू होता है। सत्ता हाथ में आती है, पुरानी परंपरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साँचिया सच की आवाज। मैं हूं कुमार विजय। इतिहास बोध में आज हम एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहे हैं। इतिहास बोध का आज 15वां अंक लेकर के हम उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ हैं हमारे अजीज प्रोफेसर महेश विक्रम जी, जो आपका सर स्वागत है बहुत बहुत। सर, लगातार हमें वैदिक काल से लेकर के अब लगभग बौद्ध काल तक की यात्रा हम कर चुके हैं, बौद्ध काल में प्रवेश कर चुके हैं सर के साथ, तो लगातार हमारे इतिहास बोध को समृद्ध कर रहे हैं। आज पिछले अंक में हमने समझा था कि किस तरीके से स्त्रियों का साहित्य आया, किस तरीके से एक सामाजिक तौर पर बुद्ध को मान्यताएं मिली। तो अब हम सर से आगे का क्रम जानने की आज कोशिश करेंगे कि क्या रहा उस समय का पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर, उस समय कहाँ चला गया, जो वैदिक धर्म चला रहा था वो कितना गायब हुआ, सत्ता राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सर, आज मैं आपका स्वागत करते हुए। जी विजय जी, धन्यवाद। संभवतः आज हम लोग 15वें अंक में हैं। जो बात हम लोग अभी तक करते आए हैं, यूं कहिए कि संध्या हड़प्पा सप्ताह के ही समय से सभ्यता के निर्माण और फिर एक नई भी सांस्कृतिक स्थितियों का निर्माण वैदिक परंपरा के साथ, उसके साथ सामाजिक संगठन वगैरह सबका विकास जो है, उसको हम एक इवोल्यूशन के रूप में, एक विकास के क्रम के रूप में लगातार देख रहे हैं। और ये भी साथ में हमने रेखांकित किया कि जैसे ही उसके अंदर जो कहीं न कहीं रूढ़ियां बनने लगी या कहीं विसंगतियां पैदा होने लगी जात व्यवस्था जैसे मामले में, और या धार्मिक कर्मकांडों में भी जिस तरह का यज्ञ की प्रधानता को लेके विभिन्न कर्मकांडों की जो स्थिति बढ़ती रही, उसके प्रतिवाद न कहें भी तो कम से कम उसके संशोधन के लिए, उसको पुनर्विचार के लिए एक नई जागृति का युग शुरू हुआ, जिसको हम श्रमण आंदोलन के रूप में देखते हैं। श्रमण आंदोलन उस समस्त सन्यासी आंदोलन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें जैन परंपरा भी है, बौद्ध परंपरा भी है, और तमाम सारे ऐसे मुनि संत हैं जो वैदिक परंपरा से हटकर कुछ नया सोच रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने बहुत कुछ बातें कर ली कि समाज के अंदर नई चेतना विकसित हो रही थी और निश्चित रूप से जातियां तो आ चुकी थी। लोगों को अगर इस बात में भ्रम हो कि जातियां नहीं बनी थी, जातियां तो सर एक शब्द बार बार जो आता है, जो श्रमण आंदोलन की बात आती है, तो श्रमण शब्द श्रम धातु का ही शब्द है। तो क्या ये जो श्रमिक या प्रोडक्टिव वर्ग था, कर्म वही, हाँ, वो कर्म से उसका संबंध है, यानी पुरुषार्थ से संबंध अगर यूं कहा जाए तो। और इसकी चेतना कही जाए तो उपनिषदों में भी विकसित हो चुकी थी। तो उपनिषदों में भी कर्म का एक सिद्धांत आ चुका था कि हम अपने कर्मों के सुधार के द्वारा जो है परम ब्रह्म के तरफ या कुछ कर सकते हैं, अपने सुधार कर सकते हैं। उसको एक भौतिक धरातल पर, सामाजिक धरातल पर उसको लाने का काम किया बौद्ध आंदोलन जैसे आंदोलनों ने, क्योंकि वो केवल दार्शनिक और केवल वो जिसको कहते हैं समाज से थोड़ा ऊपर हट के व्यक्तिगत ऊंचाइयों को प्राप्त करने की बात नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर उसको किस तरह से उसका व्यवहार हो सकता है। तो इसी को हम बौद्ध धर्म के रूप में देखते हैं, जो एक मध्यम मार्ग के रूप में अस्तित्व में आया।
तो ये चला और उसके साथ जातियों का, जैसे हमने कहा था कि भौतिक विकास हो रहा था, नगरों का निर्माण हो रहा था, तो नगरों का निर्माण का मतलब भी था कि श्रमिक वर्ग जो है वो अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा था, उसका महत्व बढ़ रहा था। श्रमिकों में अगर खास ध्यान दें तो शिल्पकारों का, कारीगरों का एक महत्व स्थापित हो रहा था और व्यापार बढ़ रहा था। तो यूं कहें कि आर्थिक जगत में एक बहुत जिसको कहते हैं कि काफी गतिशीलता होती है। हाँ, अच्छा, ये गतिशीलता अभी तो स्वतः स्फूर्त थी वातावरण के बदलने के साथ साथ, और उसको एक और संगठित स्वरूप प्रदान किया मौर्यों की राज्य व्यवस्था ने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि राज्य ने अब उन चीजों पर फोकस करना शुरू किया और सुनियोजित रूप से राजकीय उद्यमों का विकास। ये भारतीय इतिहास का एक अद्भुत काल है इस दृष्टि से। राजकीय उद्यमों का विकास और राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण, और उसका उद्देश्य कि प्रजा का योगक्षेम हो, लोगों को, यानी कि जो उत्पादक है वो भी, जो उपभोक्ता है वो भी, और जो मध्यवर्ती उसका व्यापारी है वो भी, सबका कल्याण हो सके और सभ्यता कैसे उठान ले सके। ये राज्य की दृष्टि से कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना चाहा है कि जो कौटिल्य की अर्थव्यवस्था है, उसके तो पुस्तक का नाम ही अर्थशास्त्र है तो वो दंड नीति की किताब, राज्य कैसे चलाया जाए इससे जुड़ी हुई किताब है, लेकिन उसने अर्थ नाम ही उसको दिया क्योंकि उसने ये माना कि अर्थ के ही माध्यम से सारा कुछ संभव है। तो उसको एकदम व्यवहारिक धरातल पर, और कुछ लोगों ने, हमने अभी कह रहे थे कि कुछ लोग तो उसको यूं कह सकते हैं कि राजतंत्र की भूमि पर समाजवाद का वृक्ष, इस रूप में भी उसको परिभाषित करने की कोशिश होती है कि राजतंत्र की भूमि पर समाजवाद का वृक्ष। और फिर इसका एक और आयाम प्रकट हो जाता है जब हम अशोक को देखते हैं, तो अशोक तो दार्शनिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर पूरे समाज के उत्थान की बात और उसके सद्विचार के व्यवहार की बात, राज्य की उसमें बराबर भूमिका बनी हुई, सर्वांगीण डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। तो आर्थिक आधार बन गया, भूमि तैयार हो गई, भूमि के साथ साथ मनुष्य के भौतिक उद्यम बढ़े और लोगों के अंदर गतिशीलता बनी। जातियां हैं लेकिन उन जातियों में अभी संचरण बन रहा है, इधर उधर होने की संभावनाएं हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि उसको एक आध्यात्मिक उत्थान भी चाहिए, तो वो जो अशोक के काल में उसे प्राप्त हुआ। तो जब समग्र रूप से इस काल को आप देखेंगे तो केवल वो एक बौद्धिक क्रांति, धार्मिक क्रांति तक मामला नहीं है, वो मामला एक समग्र, जिस तरह की व्यवस्था की बात करते हैं, हमारे यहाँ दो तीन किंवदंतियां लगातार कथाओं में आती हैं, स्मृतियों में, कि एक ऐसा भी काल था जिसको भारत में स्वर्ण काल कहा गया। दूसरी बात आती थी कि एक ही घाट पर, मतलब एक रूपक के तौर पे, कि शेर और शियार दोनों पानी पी रहे हैं। तो क्या ये सारी जो व्यवस्था थी, ये क्या अशोक के काल में हम देख सकते हैं कि कोशिश है, उसकी कोशिश है। हम यूं कह दें कि ऐसा ही पूरी तरह से हो संभव था, नहीं, हम ये व्यक्तियों पर निर्भर करा रहे हैं, उसको रूपक जानवरों पर नहीं लेके जा रहे हैं। हाँ, नहीं तो इसकी कोशिश तो है ही है, कोशिश तो है ही है। यानी कि अगर राज्य इस तरह की बात कर रहा है कि श्रमिकों को कैसे उत्पादन कार्यों में और उनको कैसे उसका रिवार्ड भी दिया जा सके और उसके साथ साथ व्यापार कैसे बढ़े और सारी चीजें बने, तो लोगों को अपने आर्थिक विकास की संभावनाएं, हर स्तर के आर्थिक विकास की संभावनाएं, और फिर जब हम उनके आध्यात्मिक उत्थान की बात सोचते हैं तो हम इहलोक और परलोक, अशोक जब ये कहता है कि हम इहलोक और परलोक दोनों में उनके उत्थान की बात सोचते हैं, ये तो राजा ऐसा सोच रहा हो। और क्या है, वो अपने नाम के आगे तो ज्यादा कुछ लगाता ही नहीं है, देवानाम प्रिय देसी अशोकस, यही तो कहता है वो, मतलब देवताओं का मैं प्रिय हूँ, और जो कि है राजा ही कहता है, कोई बहुत बड़ा विरुद्ध नहीं धारण करता, कोई बहुत बड़े उपाधियां नहीं धारण करता, जैसे बाद के छोटे छोटे जमींदारों ने भी धारण करनी शुरू कर दी। तो बहरहाल अशोक, तो हम कुल मिला जुला के यहाँ पर कंक्लूड करें बात को कि स्त्रियों के बारे में आप लोगों ने चर्चा हम लोगों ने पीछे की, कुल मिला जुला के एक वातावरण में एक प्रकार की स्वतंत्रता है और अपने विकास की स्थिति है, राजतंत्र होते हुए भी एक प्रकार की जनतांत्रिक प्रवृत्ति बनी हुई है, इसको कह सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। यहीं पर आके प्रश्न खड़ा होता है विजय जी कि जब हम इतने उत्थान की तरफ बढ़ रहे थे
तो अचानक क्या हुआ कि हम आज जब बात करने लगते हैं कि हमारी ये मिथक कहाँ से आए और ये क्या चीजें हुई और हमारा समाज आज वो उस तरह से जागरूक क्यों नहीं रह गया, और अब तो बड़ी ही विडंबना है कि हम लोग एक नया संविधान लेने के बाद भी आज के युग में जिस तरह से व्यवहार में स्थितियां बनी हुई हैं, इसको हम एक दौर ही कहेंगे, लेकिन फिर भी आखिर ये सब कैसे हुआ? तो ये सब भी कोई तो अभी जिसका आपने जिक्र किया कि संविधान के समानांतर भी एक दूसरा जो अगर हम देख पाए तो आज बड़ा मुखर तौर पे विरोध भी चल रहा है और एक दूसरा समाज है जो उसको स्वीकार और लागू कराने की चेष्टा भी कर रहा है। मनुस्मृति की बात आती है, भारत कहा जाता है कि हिंदुओं का संविधान है या भारत को संविधान से चलना चाहिए। तो क्या बुद्ध के काल में कहीं मनुस्मृति रही है या उस तरह नहीं, पहले तो मनुस्मृति जैसा कोई साहित्य है नहीं। हमने आपको ये जरूर याद दिला दें कि उस वक्त तक जो ब्राह्मणी व्यवस्था के अंतर्गत जो सूत्रीकरण शुरू हुआ था, फॉर्मुलाइजेशन हुआ था, कोड बनने शुरू हुए थे, वो कल्प सूत्र हैं, जिसके धर्म सूत्र वो पूर्वज है जिसके आधार पर स्मृतियों की रचना हुई, मनुस्मृति। तो ये सब बात के काल की देन है। धर्म सूत्र समानांतर हैं, बुद्ध बौद्ध इस आंदोलन के समानांतर हैं धर्म सूत्र। तो यानी हम वहां भी कुछ पक रहा है, वहां भी कुछ चल रहा है समानांतर रूप से, लेकिन बौद्ध धर्म एक प्रभावी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक बिंदु पर हम थोड़ी सी चीजें और स्पष्ट कर दें कि यह सब आखिर क्या फिर आगे क्या परिवर्तन हुआ या क्या चीजें प्रकट हुई, या यूं कहें कि किन प्रवृत्तियों का वर्चस्व स्थापित हुआ आगे चलकर, और हम कहाँ से फिर कहाँ तक आते हैं। इन बातों को समझने के लिए थोड़ा सा एक बीच का काल इस रूप में समझ हम लें कि मौर्यों ने जो व्यवस्था प्रदान की, जिस तरह का दर्शन, जिस तरह का बातें और जिस तरह की भौतिक पृष्ठभूमि तैयार की, ऐसा नहीं है कि एक दिन में वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो जमीन, जिसको कहते हैं नींव रख दी, फाउंडेशन रख दी थी। उस फाउंडेशन का लाभ हमें अगली 3-4 शताब्दियों तक मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर खत्म हो जाता। बिल्कुल। यानी उसके बाद यवन आते हैं, बैक्ट्रियन यवन कहते हैं या इंडो ग्रीस कहते हैं, भारतीय यवन कहते हैं, वो लोग आते हैं, तो पश्चिम से नाता बढ़ता ही है। और फिर उसका बाद कुषाण हैं, शक हैं। इसके कुषाणों का तो मतलब था कि मध्य एशिया तक हमारा एकदम वो हो गया था, संबंध बन चुका था। तो व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं आर्थिक जगत में काफी। अगर हम लोग आज के क्या नाम है फार्मूलों के हिसाब से बात करें तो जीडीपी की अगर बात करेंगे तो उसको जीडीपी बहुत ऊंची रही होगी भारत की। तो यानी ये सब मौर्यों ने एक धरातल पैदा कर दिया था, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। लेकिन उस भौतिक और आध्यात्मिक धरातल के आगे का काल काफी समय तक उसका लाभ लेता रहा, काफी समय तक लाभ लेता रहा, कम से कम कुषाणों के काल तक। और हम इस बात को बाद में स्पष्ट करेंगे कि जब हम गुप्तों के काल में आते हैं तो हमारे जो सामान्य जनमानस है गुप्तों के काल को स्वर्ण युग के रूप में देखता है। हम बताएंगे कि वो कितना स्वर्ण युग है कितना नहीं। तो लेकिन वो सब वो मौर्यों द्वारा पैदा की बनाई गई नींव का परिणाम था, जो इतने काल तक उसकी समृद्धि दिखाई देती रही बहुत स्पष्ट रूप से। एक बड़ा जरूर अंतर आ गया यहाँ पर, उसको केवल कह के बाद छोड़ देंगे क्योंकि उसको अलग से चर्चा में लेंगे। एक बड़ा अंतर आ गया कि मौर्यों के समय में जो राज्य एक जिसको कहते हैं कि सुनियोजित विकास की जो व्यवस्था थी, जिसको हमने अभी कहा कि एक प्रकार से राजतंत्र की भूमि पर समाजवाद का वृक्ष जैसी बात, यानी पब्लिक सेक्टर जैसी चीजें, राज्य के नियंत्रण जैसी चीजें, यह मौर्यों के बाद एकदम समाप्त हो जाती है। अर्थतंत्र खुले रूप से, जिसको कि आप अंग्रेजी के शब्दावली में कहते हैं डैसेस फेरे, उन्मुक्त व्यापार नीति जो होती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और सारे जैसे बात की चीजों में दिखाई देती है, वो आ जाता है हमारे यहाँ। यानी व्यापार बढ़ा हुआ, धरातल बना हुआ है उसी फाउंडेशन पर, लेकिन उस फाउंडेशन पर जो राज्य का जो फोकस था, नियंत्रण था, और उसको संचालित करने के प्रति उसकी जो दृष्टि थी, उससे राज्य एकदम ही विमुख हो जाता है, एकदम। यह एक बड़ा परिवर्तन है। इस बात को हमारे श्रोता दर्शक ध्यान में रखेंगे कि यह एक बड़ा परिवर्तन है। तो विकास तो खूब हो रहा है,
आप उसी तरह का विकास कर सकते हैं जैसे मालों का विकास इस काल में और कुछ खास पूंजीपतियों का विकास इस काल में, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण उदाहरण जो है वो उस काल में, क्योंकि मतलब अगर हम दूसरे अर्थों में समझना चाहें तो जो मौर्य काल में जो आर्थिक स्थिति एक समृद्ध हुई, बाजार निर्मित हुआ, तो बाजार के जब बाजार बड़ा हो जाता है तो सारी दुनिया की निगाहें आपकी तरफ आती हैं और आपके विकास में साझा होता है, क्योंकि आप उनके लिए एक बड़ा मार्केट सेक्टर ओपन कर देते हैं, जो आज तक सतत चलता आ रहा है। स्थितियां बदलती रहती हैं, राज्य उनको अगर नियमित करता रहता है जी तो चीजें संतुलित रहती हैं। अगर वो नियमन छोड़ देता है जी, तो फिर वो स्वतंत्र हो जाती है, जैसा कि अभी हो रहा है। हाँ, तत्कालिक वे में हम देखें कि एक संतुलित बाजार चल रहा था, अचानक अमेरिका हमलावर होकर के हाँ, आपके बाजार में दूसरी तरीके से प्रवेश कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसको अगर हम विस्तार से हम लोग बात करेंगे तो बहुत ज्यादा बातें इसमें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन इतनी संभावना नहीं है हम लोगों के इस वार्ता में। हम लोग इतिहास बोध की दृष्टि से इसको समझना चाह रहे हैं कि काल के साथ क्या, तो हम यहाँ करके इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको हम लोग अलग से बात करेंगे। हम आगे का जो पूरा इतिहास है भारत का, और हम यूं कहें कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण तक, मोहम्मद गौरी के आक्रमण तक, महमूद गजनवी के आक्रमण तक का ये पूरा काल है। अब आप जोड़ें कि मौर्यों का पतन हो जाता है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, और 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और 10वीं 11वीं शताब्दी ईस्वी सन तक का 1200-1300 साल क्या हो रहा था भारत के इतिहास में। इसको अगर हम लोग 3 आयामों में बांट के देखेंगे तो शायद ज्यादा चीजें हम अपने दर्शकों के लिए भी ज्यादा सुविधायुक्त होंगी, हम सब लोग ज्यादा अच्छी तरह बात कर पाएंगे। हम इसको अगर 3 आयामों में पहले बांट लें, 3 खानों में बांट के देखें, तो एक तो हम उस प्रवृत्ति को देख सकते हैं जो बौद्धों के साथ शुरू हुई थी, बुद्धिज्म के साथ शुरू हुई थी, बौद्ध धर्म के साथ शुरू हुई थी। वो उसने क्या रूप लिया आगे चलकर, क्या उसका प्रभाव खत्म हो गया, या उसका रूपांतरण हो गया, या उसके अंदर कोई कमियां आ गई, या उसका कोई विस्थापन हो गया। ये एक बात तो ये है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म हमारे यहाँ खत्म होने वाला था अशोक के साथ, बल्कि यूं कहा जाए कि ज्यादा व्यापक रूप से वह स्थापित होता है अशोक के और भी बाद में, जिसको कि हम महायान बौद्ध परंपरा के रूप में देखते हैं। उसके पहले तो जो परंपरा है वो सन्यासी धर्म वाली है, श्रमण है, सन्यासी धर्म वाली है, हीनयान जिसको कहते हैं। इसको हीनयान इसीलिए कहते हैं कि हीन माने छोटा, तो वो उतना ही दूर तक सन्यासियों तक, सन्यासियों के आदर्श चरित्र तक ही उसका प्रभाव बनता था। महायान का मतलब कि वो गृहस्थों में घुस गया, उसका प्रसार जब गृहस्थों में घुस जाता है महायान तो बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है। और आप ये बात हम सब लोगों को जाननी चाहिए और जानते होंगे भी कि ये जो भी परंपराएं बौद्ध धर्म की बाहर गई हमारे देश से, श्रीलंका को छोड़कर, श्रीलंका में हीनयान ही रहे प्रधानतः, लेकिन सारी जगहों पर महायान पहुंचा है। उसका कारण ही सीधे ये रहा कि महायान ग्राह्य था, ज्यादा गृहस्थों में एक तो स्वीकार हो सकता था। बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग उसमें उनको काफी मौका दे देता था, किसी भी क्षेत्र की संस्कृति के लोग हों पारंपरिक रूप से, वो बौद्ध धर्म को अपनाने में उनको ज्यादा दिक्कत, ज्यादा चुनौती नहीं थी। तो एक तो इसका कारण सेंट्रल एशिया हो, चीन हो, कोरिया हो, यहाँ जहां जहां भी पहुंचने की बात है, ये सब उसी के साथ पहुंचता है एक चीज। और इसमें एक तत्व जुड़ गया जो हमने नाम लिया था पिछली बार कि महायान में, ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी सन के बीच की बात है, जब नागार्जुन आते हैं और नागार्जुन उसको शून्यवाद का दर्शन दे देते हैं। जैसा हमने उस दिन कहा था कि आप ऐहिक जीवन में हर चीज को शून्य मान के तो जीना मुश्किल है। इसको तो शून्य तो है, ये मानिए जानिए, लेकिन आपको जीवन को यथार्थ रूप में ही जीना है, अपने को संतुलित संयमित रखते हुए। तो ये बड़ा सहारा था, बहुत मौका था। और फिर हर आदमी एकदम बुद्ध नहीं बन पाता, क्योंकि बुद्ध होने के लिए पूरा निर्वाण प्राप्त करेगा, संबोधि पूरी प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। तो बुद्ध बनने की दिशा में हो सकता है, इसी दिशा के बीच का जो स्थिति है उसको बोधिसत्व कहते हैं। यही बोधिसत्व है। तो जो बोधिसत्व से जुड़े हुए तमाम सारी कहानियां हैं कि वो इस जन्म में ऐसे थे, उस जन्म में ऐसे थे, और उन्होंने एक एक गुण संचित किया। तो इस तरह की चीजें,
तो महायान में, और फिर बुद्ध को हमने फिर देवता भी महायान में मानना शुरू कर दिया और उनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई। बल्कि हम सब लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए विस्मयकारी हो सकता है कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा की शुरुआत तो महायान से है जी। और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तो उसके बाद बनी हैं जी। उसके पहले तक कोई यहाँ तक तो कहा तो यहाँ तक जाता है कि बहुत सारे बुद्ध की मूर्तियों को परिमार्जित करके हिंदू देवी ऐसा भी होता, वो सब होता है, वो सब आगे के काल में बहुत कुछ हुआ है जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बौद्ध धर्म चलता रहा। किसी भी इतिहास, भारत प्राचीन इतिहास को जानने वाले के लिए इस बात को लेकर विस्मय होना चाहिए कि आज जब प्राचीन काल को देखते हैं तो आपको प्राचीन काल के अवशेषों में जी। क्या दिखाई देता है? सबसे प्राचीनतम अवशेषों में स्तूप जी। गुफाएं, बौद्ध गुफाएं जी। बौद्ध विहार, उन्हीं की तो अवशेष हैं। जी। लाट और जितने प्राचीनतम जो अवशेष मिलते हैं हमारे संस्कृति में, यह तो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हमारा जो ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण धर्म है वो उस प्रकार से प्रभावी नहीं हो रहा था जितना प्रभावी बौद्ध धर्म हो चुका था। और वह केवल 2-4 साल और 1-2 शताब्दियों तक की बात नहीं थी। बुद्ध के काल से शुरू हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, और हम हर्ष के काल तक उसको इतना प्रभावी देखते हैं कि महायान की परंपरा के लिए इतना बड़ा कन्नौज का महाधिवेशन बुला लिया हर्ष ने, और भी बात के काल तक भी चला। लेकिन हाँ, मुख्य भूमि की अगर हम बात करें भारत की, पर जो थोड़े से किनारे के क्षेत्र हैं, जैसे कि पालों के काल में तो विक्रमशिला भागलपुर जो जगह है और उदंतपुरी जो ढाका है, वहां पर बौद्ध मठ हुए। यानी पूर्वी भारत में तो बौद्ध मठ जो है 12वीं शताब्दी तक चले आते हैं, 13वीं शताब्दी तक। और दरअसल जो मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा, खलजियों द्वारा जो बौद्ध विहार के नष्ट किए जाने की बात है, वो दरअसल विक्रमशिला और उदंतपुरी से संबंधित है, और नालंदा से उसका कोई संबंध नहीं, नालंदा तो समाप्त हो चुका था तब तक। तो ये एक तो बात है। तो यानी बौद्ध धर्म प्रभावी है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है, तो किनारों के एरिया में, क्योंकि बीच में कुछ हो गया उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म का अगर बहुत आप संकुचित हो, संकीर्ण होके भी सोचेंगे तो 1200 साल से कम का इतिहास नहीं है। तो भारत के इतिहास के यही तो प्राचीन काल के वही तो काल ही है। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इतिहास प्रच्छन्न रूप से सामने आता है। और उसके बाद जो है वो 7वीं शताब्दी तक वो इस रूप में तो बड़ा मुख्य भूमि में दिखाई देता है। हम चर्चा करेंगे कि वह राजा जिन्होंने वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा अपना ली थी, वो भी बौद्धों को अनदेखा नहीं कर रहे थे। अभी हम इसकी चर्चा आगे होगी। तो इतना प्रभावी था वो। और उसके बाद फिर उसके अंदर कुछ लक्षण तंत्रवाद के आने शुरू हुए। 7वीं-8वीं शताब्दी से वज्रयान जिसको कहते हैं, जिसको आज आप तिब्बत में और यहाँ वहाँ जो देखते हैं, इसके जो तंत्रवादी प्रवृत्तियां हैं, कुंडलिनी वाली और ये सब, जिसका काफी कुछ समानता शाक्त धर्म से और तंत्रवादी धर्मों से मिलती है, शैव धर्मों से। तो ये प्रवृत्तियां जब बौद्ध धर्म के मठों में आनी शुरू हो गई और विभिन्न अन्य परिस्थितियां उसके लिए निर्मित हो रही थी, और अंतिम रूप से जब शंकराचार्य का आंदोलन होता है, यानी आदि गुरु शंकराचार्य का, तो बौद्ध धर्म को बाकायदा बौद्धों को यहाँ से खदेड़ने का अभियान चलता है। जैसे ये जो धार्मिक परिवर्तन हुआ, क्या अचानक ऐसा दिखता कि यहाँ भारत की जो जनता रही उस समय चमत्कार की तरफ, जो भ्रमात्मक चमत्कार थे उसकी तरफ एकदम से, या लगातार उसका विकसित? ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, हम लोगों ने शुरू में एक बात कही थी कि जब कोई भी सामाजिक व्यवस्था अपना तर्क खो देती है, अर्थ खो, अपना लॉजिक खो देती है, तो उसको एक ही तरह से चलाया जा सकता है, या तो बलपूर्वक। तो बलपूर्वक भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। जब वो धर्म के निर्देशों से बांधी जाती है तो धर्म की अवहेलना करना मुश्किल हो जाता है। यह तो एक बात है, लेकिन बात यहीं खत्म भी नहीं हो जाती। उन परिस्थितियों का निर्माण, वो परिस्थितियां जिसमें कि आदमी के हिलने डुलने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। हिलने डुलने की जब गुंजाइश खत्म हो जाएगी, प्रतिवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। देखिए, बौद्ध धर्म, बुद्ध के काल में वो चेतना कहाँ से आ रही थी? क्योंकि लोग हिल डुल रहे थे, लोगों के अंदर गतिशीलता थी। और जहां समाज बंद होना शुरू हो जाएगा, गतिशीलता खत्म हो जाएगी। जाति व्यवस्था का ही उत्पत्ति ही अपने आप में
गतिहीनता का परिणाम था। जी, जब ग्रामीण संस्कृति तक सीमित, अपने अपने व्यवसाय तक सीमित व्यक्ति था, तो उसने एक जात का रूप ग्रहण कर लिया था। जैसे ही वो नगरीय संस्कृति में आया तो उसने कि ये काम छोड़ के दूसरा काम, दूसरा काम छोड़ के तीसरा काम। तो ये गतिशील जब समाज होगा, तो ये तो अब हम सब जानते हैं कि जब बात जिसको नगर कहते हैं, नगर में गतिशीलता होगी, तो ये गतिशीलता का जब खत्म होना शुरू हुआ तो हिलने डुलने की गुंजाइश खत्म हुई। ये कैसे हुई, ये बड़ा रोचक विषय है, इस पर हम लोग बहुत आराम से बात क्योंकि ये बहुत समझने का मामला है। जहाँ आज का हमारा समाज, अगर हम आज इतिहास बोध की बात करें तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण जिस दूरभिसंध में समाज जकड़ा हुआ वो कहीं ना कहीं जाति का स्ट्रक्चर है। जाति से ही तो हमें ये समझना ही होगा कि हम जब 1200 साल 1300 साल ज़्यादा बेहतर मनुष्य, ज़्यादा बेहतर इंसान रहे, तो अचानक क्या हुआ कि हम इतने ज़्यादा अप एंड डाउन के रेशियो में एक दूसरे के शत्रुवत व्यवहार करने लगे जातियों के आधार पर। तो इसको समझना तो होगा, जटिल संस्करण है, मतलब क्योंकि लगातार इसके खिलाफ आंदोलन भी विकसित हुई इस देश में, उसके बाद भी ये यथावत बना हुआ है, टूटता नहीं है लगातार। तो ये हम जैसा कह रहे थे कि जब हम मौर्यों के बाद के काल में उतरते हैं तो हमको 3 आयामों में चीजें दिखाई देती हैं। एक तो बौद्ध धर्म जो चला रहा है, तो वो उसका अपना प्रभाव भी है, उसकी स्वीकारोक्ति भी है, समाज में भी है और राज्यों में भी उसकी अनदेखा नहीं है। तो एक तो वो लंबे काल तक रहता है प्रभावी। हमने का जैसा कहा कि कम से कम 1200 साल तो उसको आप दे दीजिए। तुम्हारे प्राचीन भारत का जिसको कहते हैं जो चमकता हुआ जो जितना भी काल है वो तो सब बौद्धों से जुड़ा हुआ है। एक दूसरा आयाम इसी के साथ पैदा होता है, अब यही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको कि हम लोग आज तक लेके ढो रहे हैं, वो है प्रतिक्रिया, इसका काउंटर। काउंटर कौन करेगा? काउंटर तो वही लोग करेंगे जिनकी प्रतिष्ठा या जिनकी प्रभुता जो है दांव पर लगी हुई। कुछ नहीं, एक सीधी सी बात सोच लीजिए, वैदिक काल तक एक परंपरा प्रधान रूप से चल रही है। उस परंपरा के जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, जो पुरोहित हैं, वही उसके निर्देशक हैं और वो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, उनका सम्मान है। और ऐसा नहीं है कि सब धूर्त हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं, पूजा पाठ का काम भी कर रहे हैं। संस्कृति ग्रामीण स्तर पर चल रही है तो ज्यादा उसमें हिलना डुलने की बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आर्थिक विकास परिवर्तन शुरू हुआ तो उनके लिए चुनौतियां पैदा होनी शुरू हो गई और राज्य व्यवस्था अचानक जो कि दूसरी तरफ मुड़ना शुरू कर दी। जो वैदिक राजा ब्राह्मणों की रक्षा की शपथ लेता था, अब वो शपथ तो बंद हो गई। अब का जो सुल्तान है वो तुर्की के खलीफा का लिए खुतबा नहीं पढ़ेगा, अंतर ये आ गया। तो राजा तो हट गया वहां से। ठीक है, राजा आपको गाली नहीं देगा, राजा आपको दंडित नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, लेकिन कम से कम आपके प्रति वो प्रतिबद्धता तो उसकी खत्म हो गई। और फिर अशोक जब आके कहना शुरू कर देता है ब्राह्मण श्रमण, ब्राह्मण श्रमण, श्रमण ब्राह्मण, ब्राह्मण श्रमण, अलग अलग तरह से कहता है अपने अभिलेखों में। कहीं श्रमण को पहले रखता है, कहीं ब्राह्मण को पहले रखता है। ये क्या भाई, ये कब से हम बराबर हो गए? अभी तो हम ऊपर थे, ये दूसरा कौन आ गया जो हमारे बगल में पीढ़ा लेके बैठा हुआ है? इतना क्या पर्याप्त नहीं था? और हम आपको याद दिला दें जो तक्षशिला वाली बात हम कर रहे थे, तक्षशिला जो आचार्यों का, गुरुओं का इतना बड़े केंद्र था कि जिसको विश्वविद्यालय के रूप में हम देख रहे थे, वो गायब हो गया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते तक्षशिला व्यापार का केंद्र रहता है, वो तो पश्चिम से संबंध रहता ही है। वो तो एक जिसको कहते हैं बड़ी पोस्ट है व्यापार की, वो बना रहता है, लेकिन वहां तो बौद्ध पहुंच गए, वहां आचार गायब हो गए वहां से। तो ये तो बड़ा धक्का था ना। वह केंद्र जो हमारे वैदिक परंपरा के केंद्रों में था, वो शिक्षा का, वो गायब हो गया। ये ब्राह्मण श्रमण होने लगा। ये समाज पता नहीं क्या क्या बात करने लगा है। तो ये तो बड़ी चुनौती थी भाई। नहीं, अब राजा के हाथ में, ये राजा जो है वो राजा नहीं है जिसको हमने राजा बनाया था, यानी वो वैदिक क्षत्रिय जिसको हमने राजा बनाया था, ये वो राजा नहीं है जी। तो अब तो भाई हमको अपने हाथ में दंड लेना पड़ेगा। और यही है ब्रह्म क्षत्र परंपरा।
ब्राह्मण होके हम छत्र धारण करेंगे, क्योंकि ये मामला गड़बड़ा चुका है। सत्ता हाथ में आनी चाहिए। आ गई सत्ता हाथ में, सत्ता हाथ में आनी चाहिए। और अगर जरूरत होगी तो और यही पैदा होती परशुराम की परिकल्पना। परशुराम की कथा, अश्वत्थामा की कथा, द्रोण की कथा, यानी ब्रह्म छत्र, ये सारे जितने नाम आते हैं महाभारत में, महाभारत के उन अंशों की रचना इसी काल में शुरू होती है, मौर्यों के बाद में, जहां यह स्थापित करने की कोशिश होती है कि धर्म और गौ की रक्षा के लिए ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण कर सकता है। बात खत्म हो गई है। और शस्त्र का प्रशिक्षक भी वही हो जाता है। प्रशिक्षक तो रहेगा ही, और वो सत्ता पे भी बैठ सत्तासीन भी होगा। और फिर हम जब आपको आगे बताएंगे, अभी तो इसको छोड़ देते हैं इस विषय को, बहुत कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ये काउंटर डेवलप होता है। हमने आपको बताया था कि बौद्ध काल में जब धर्मसूत्र निर्मित हो रहे थे ब्राह्मण परंपरा के अंतर्गत, उस वक्त ब्राह्मण धर्म प्रतिरक्षा में था, डिफेंसिव था, एक्सक्यूजेस खोज रहा था। आपद धर्म जिसको हमने चर्चा की थी, उसकी पुनः चर्चा यहाँ जरूरी है। उस वक्त हम आपद धर्म की बात कर रहे थे। अरे भाई ठीक है, हमको ब्राह्मण रहने दो, हमको क्षत्रिय रहने दो, जरूरत पड़ने पर हमको ये सब करना पड़ता है, हम प्रायश्चित कर देंगे, वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो प्रायश्चित और ये, और फिर वो जो तमाम तरह के सम्मिश्रण हो रहे हैं समाज के अंदर, शिल्पकारों के नए नए समूह उदय हो रहे हैं, उनको वो कहीं ना कहीं नाम देना पड़ेगा ना। तो वो मिश्रित जातियां हैं, ये सब देखिए, उसके मिलन से ये बन गई, उसके मिलन से ये बन गई, हमने इसकी चर्चा की थी। ये शुरू हो चुका था बौद्धों के ही काल से। किस परंपरा में? ब्राह्मण परंपरा में ये काउंटर चल रहा था, लेकिन वो काउंटर समन्वयवादी था, प्रतिरक्षात्मक था। मौर्यों के पतन के बाद वह आक्रामक होता है। वहां उसको एक स्पेस मिलती है, क्योंकि सत्ता का संरक्षण मिल गया। ये बजरंग दल आ गए। अब इसी को समझ लीजिए। बिल्कुल। तो वो जो सत्ता का समर्थन जब मिल जाता है, तो स्थितियां वो एकदम दूसरा रूप लेना, ग्रहण करना शुरू कर देती हैं। अरे भाई ठीक है, बौद्ध भी रहेंगे। हमने शुंग के बारे में आपसे कहा था, पिशमिट शुंग के बारे में, कि उसने एक श्रमण मस्तक के लाने पर 100 दिनार देने की बात की थी। हालांकि इस पर विवाद होता है, क्योंकि वो दिव्यावदान का कथन है, और दिव्यावदान उससे 500 साल बाद लिखा गया है। लेकिन यह जरूर है कि वो भावना चल रही है कि बौद्धों से और ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर हो, ब्राह्मण बौद्धों का द्वेष प्रकट हो रहा है। भले ही वो श्रमण का शरण ना आया हो, और वो अलग चीज छोड़ दीजिए, फिर भी बात द्वेष चल रहा है। आपको उपन्यास इसको बड़ा मुकम्मल तौर पे उद्घाटित करेगा, हमारे दर्शक इंतजार करें। तो एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि एक बात तो पैदा हो चुकी थी, उसको हम लोग इनकार करके नहीं चलेंगे, और उसको सम्मान देना होगा। भले ही अशोक चला गया, भले ही वो जागृति राज्य व्यवस्था की चली गई, लेकिन एक गुण तत्व उसने हमारे संस्कृति में छोड़ दिया था, वो था सर्वधर्म समभाव वाला। ये छोड़ दिया था। ये चला है, काफी कुछ चला है। यानी जो ब्राह्मणीय या ब्राह्मण से संवर्धित जो अन्य परंपराएं हैं, उसको मानने वाले राजाओं ने भी दूसरे धर्मों के साथ अत्याचार जैसी स्थिति पैदा नहीं की। तो सर्वधर्म समभाव चल रहा है। और नारे तो वैदिक के भी जो बाद के, मतलब पूरा कांड उनका रहेगा। उसके बाद नारे तो बुद्ध वाले ही आते हैं ना, प्राणियों में सद्भावना हो, तो ये सबका कल्याण हो। नहीं, ये समायोजन है जी, ये समायोजन है जी। तो उसी के लिए बस तत्व एक ही प्रधान है, जात व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, प्रभुत्व बना रहना चाहिए जी। यह मूल तत्व है जी। और ये यूं ही तो नहीं बना रहेगा। सत्ता ले ली, सत्ता हाथ में आ गई जी, अब कुछ और भी चाहिए। क्यों? अभी दर्शक हमारे खास तौर पे इस पॉइंट को नोटिस करें, उसको समझने की चेष्टा करें कि किस तरीके से ये कौन सा समय था जब ये एक पूरे समाज ने, जिसको वैदिक ब्राह्मणवाद आप कह सकते हैं, ने तय कर लिया था कि सत्ता उसके हाथ में रहनी चाहिए, बाकी उसके अकॉर्डिंग, चाहे आपद धर्म के तौर पे, चाहे जैसे, सब कुछ समायोजित कर लेगा, दूसरों की चीजों का भी समायोजन कर लेगा, लेकिन सत्ता रहनी चाहिए जी। एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनका नाम हमें दिमाग में नहीं बैठ पा रहा, याद आ पा रहा है। उन्होंने कहा है, ये तो भगवान दास ने भी कहा है भारत रत्न, कि ब्राह्मण धर्म एक तरह से हमेशा डिफेंसिव ही रहा है
जी समायोजन करता गया है। जी बस एक शर्त बनी, हॉर्मुज की खाड़ी हमको दे दो टाइप का। जी जी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उतना हमको दे दो, हम आपके देवता को भी मान लेंगे, हम आपके आचार विचार को भी मान लेंगे, ज्यादा बहस इस पर नहीं करेंगे। ये है खास तत्व, ये है। हाँ, तो कृषि और गाय मिलती जाए। हाँ और तो बाकी तो ठीक है, बस बैतरणी हम लेकिन वो पार कैसे कैसे हुआ, वो बड़ा बड़ा वो चीज बड़ी रोचक है। इसको हम लोग अगले उसमें अंक में लेंगे कि हमने आज बौद्ध धर्म के बारे में बात की कि वो चलता रहा, और वज्रयान की प्रवृत्ति, सहजयान की प्रवृत्ति वो कैसे आई, उनको वो आखिर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म तो चलता रहा, प्रभावी रहा, और वहीं से उसका काउंटर डेवलप होना शुरू होता है। सत्ता हाथ में आती है पुरानी परंपरा के हाथ में फिर से, और वो फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास होता है। लेकिन एक समस्या है, वो समस्या क्या है उसका खुलासा हम चाहेंगे कि अगले समस्या का खुलासा अगले अंक में करेंगे। थोड़ी सी दर्शकों में भी क्यूरियोसिटी रहे कि आखिर क्या थी वो समस्या, और लगातार हम आप सबसे भी अब आग्रह करेंगे कि 15 एपिसोड हो चुके हैं इसके, आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो अपने कमेंट करके, जैसे कुछ कमेंट बहुत अच्छे आए हैं जो पिछले अंकों में, हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले अंकों में उनका समायोजन अपने इतिहास बोध में करें। तो आप भी अपने प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहें कि ये इतिहास बोध आपको कैसा लग रहा है, और कुछ चीज़ें निश्चित रूप से छूट रही होंगी जिन पर अगर आप भी स्पष्टीकरण चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से प्रोफेसर साहब उस पर कुछ स्पष्टीकरण दें, तो आप उनका भी जिक्र कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए इतिहास बोध। नमस्कार।